पिछले व्याख्यान में हम लोग अंत में लॉक का क्रांति सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। तो लॉक ने समुदाय को या व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार तो दो परिस्थितियों में दिया है, लेकिन साथ साथ वो क्रांति के अधिकार पर जो सीमाएं लगाता है वो भी महत्वपूर्ण है। और उसका उद्देश्य यही है कि क्रांति का अधिकार तो एक पवित्र अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का सदुपयोग करना भी समाज का या समुदाय का कर्तव्य होता है और इसका दुरुपयोग ना होने पाए, इसलिए उसने क्रांति के अधिकार पर कुछ सीमाएं भी लगाई हैं, जिनका कि उल्लेख मैंने पिछले व्याख्यान में किया था कि हर छोटी मोटी शिकायत पर या समस्या पर क्रांति नहीं की जानी चाहिए, और जब तक समाज का एक बड़ा वर्ग क्रांति के लिए तैयार ना हो तब तक क्रांति नहीं होनी चाहिए। कुछ थोड़े से लोग इस अधिकार का अगर उपयोग करना चाहते हैं तो लॉक उसको बिल्कुल उचित नहीं मानता, क्योंकि और एक समस्या बहुत जटिल हो जाए, व्यापक हो जाए ऐसी स्थिति में, और दूसरा यह है कि समस्या से निपटने का कोई दूसरा उपाय ना बचे, तो क्रांति एक अंतिम अस्त्र है, वो एक अल्टीमेट वेपन है, एक लास्ट रिजॉर्ट है, जिसका प्रयोग समुदाय के द्वारा होना चाहिए, कम्युनिटी के द्वारा होना चाहिए। वो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के संतोष जिन्हें है उनको उस अस्त्र का प्रयोग करने का अधिकार नहीं। तो इसलिए प्रोफेसर जॉर्ज सेबाइन ये मानते हैं कि यद्यपि वो एक क्रांतिवादी विचारक है, लेकिन वो काफ़ी अनुदार है क्रांति के अधिकार के प्रयोग के विषय में। और जैसा कि सेबाइन ने लिखा है कि लॉक इज़ द मोस्ट कंजर्वेटिव ऑफ द रेवोल्यूशनरिस्ट, कि वो क्रांतिकारी तो है लेकिन क्रांति के अधिकार का प्रयोग करने में काफ़ी सावधानियां बरतने का आग्रह करता है, और इसलिए वो इस अधिकार के प्रयोग में काफ़ी कंजर्वेटिव है। वो जो भी उसने सीमाएं लगाई हैं तो वो उसको एक ऐसा क्रांतिवादी विचारक बना देती हैं कि जो कंजर्वेटिव है, यानी अनुदारवादी है, यानी क्रांति के अधिकार का सावधानी पूर्वक प्रयोग करने का आग्रह करता है। अंतिम जो पक्ष है लॉक का वो उसका सहिष्णुता का सिद्धांत है, जो उसके 3 पत्र हैं टॉलरेशन को लेकर, यानी सहिष्णुता को लेकर, और उसकी एक पुस्तक है द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इन दोनों ग्रंथों का अगर अध्ययन किया जाए तो सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभरता है। सहिष्णुता की चर्चा लॉक ने इसलिए भी की क्योंकि वो एक समसामयिक आवश्यकता थी, क्योंकि जैसा कि हम लोग बोधां और दूसरे संदर्भों में भी पढ़ चुके हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दियाँ काफ़ी फैनेटिसिज्म की, यानी धर्मांधता की शताब्दियाँ थीं। धर्म को लेकर न केवल अनेक प्रकार के संप्रदाय बन गए थे ईसाइयत के ही अंतर्गत, बल्कि सभी संप्रदाय प्रायः एक दूसरे के खून के प्यासे भी रहते थे, इसलिए उनके बीच युद्ध भी होते थे। वो युद्ध कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी धारण कर लेते थे। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के अस्तित्व में आने के बाद न केवल कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच आए दिन संघर्ष और तनाव बना रहता था, बल्कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत भी जो अनेक संप्रदाय थे उनके बीच भी आपस में काफ़ी टकराव और काफ़ी मनमुटाव और काफ़ी संघर्ष विद्यमान रहते थे। इसलिए जो सामाजिक राजनीतिक जीवन था उसमें एक बड़ी समस्या व्यवस्था के लिए, ऑर्डर के लिए बार बार उत्पन्न हो जाती थी इन धार्मिक टकरावों की वजह से,
इन धार्मिक मतभेदों की वजह से। तो इसलिए लॉक का ध्यान इस तरफ जाना स्वाभाविक था, क्योंकि वो एक काफ़ी विचारशील और काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति था और सहिष्णुता के प्रश्न पर भी उसने इसलिए काफ़ी विस्तार पूर्वक विचार किया। दूसरी बात यह है कि इसलिए भी विचार किया क्योंकि 7वीं शताब्दी तक आते आते लोगों की धार्मिक आस्थाएं धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थीं। जैसे जैसे समाज में सेक्युलराइजेशन की प्रवृत्तियां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी कमज़ोर हो रही थीं। एक प्रकार का इनडिफरेंस रिलीजन के प्रति या रिलीजियस ट्रुथ्स के प्रति समाज में पैदा हो रहा था। तो शायद इसलिए भी अब सहिष्णुता की बात की जा सकती थी, क्योंकि वो जो धर्म को लेकर जो खेमेबंदी थी और एक बड़ी कट्टरता थी, जैसे जैसे वो कमज़ोर पड़ रही थी तब सहिष्णुता के लिए माहौल भी बन रहा था, टॉलरेंस के लिए एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट भी पैदा हो रही थी। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में लॉक ने सहिष्णुता के प्रश्न पर विचार किया। वस्तुतः लॉक, जो कि स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रबल प्रतिपादक है, एक प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार का ये धार्मिक क्षेत्र में विस्तार था। इट वॉज द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लिबर्टी इन द रेल्म ऑफ रिलीजन। क्योंकि लॉक कहता है कि वो भी मानता है, जैसा कि सभी विचारक उस दौर के मानते थे, कि जीवन के 2 पक्ष हैं। एक जो जीवन का सेक्युलर यानी लौकिक पक्ष है, दूसरा जीवन का धार्मिक पक्ष है, और दोनों को समानांतर रूप से और स्वायत्त रूप से चलना चाहिए, ऐसा लॉक भी मानता था। जो बात मार्टिन लूथर ने शुरू में कही, उसी को अनेक लोगों ने बाद में अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। तो लॉक भी मानता है कि एक रेल्म ऑफ ग्रेस है, एक रेल्म ऑफ पावर है, और दोनों का काम करने का अपना अपना तरीका है। दोनों के बीच एक प्रकार से विभाजन है, और वो विभाजन व्यक्ति के हित में भी है और व्यवस्था के हित में भी है, ऐसा लॉक का मानना था। तो वो कहता है कि जो गवर्नमेंट होती है, और आमतौर से उस समय जो रिलीजियस परसिक्यूशन होता भी था, उसमें न केवल दूसरे धर्म के लोग करते थे, एक संप्रदाय के लोग या दूसरे धर्म के लोग दूसरों को परसिक्यूट करते थे, बल्कि उसमें गवर्नमेंट भी ये परसिक्यूशन का काम करती थी, दमन पीड़न का काम करती थी। तो लॉक ने पहले तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो सिविल गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका संबंध हमारे बाह्य क्रियाकलापों से या बाह्य आचरण से होता है, और जो धर्म का क्षेत्र है, जो चर्च का क्षेत्र है, उसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से होता है, हमारे विश्वास से, हमारी आस्था से, हमारी मान्यताओं से होता है, और ये सब चीज़ें आंतरिक हैं, इनर है। तो इनर वर्ल्ड से संबंध तो धर्म का है, और जो हमारे जो आउटर एक्शंस हैं, जो हमारा आउटर कंडक्ट है, वो सिविल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो हम अपने आचरण के द्वारा अगर कोई भी चीज़ विधि के विरुद्ध करते हैं या नैतिकता के विरुद्ध करते हैं, तो वहाँ पर तो सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यक्ति को रोकना चाहिए। अपनी दंड शक्ति के द्वारा सरकारें हमें ऐसा करने से रोक सकती हैं। लेकिन जो आंतरिक जगत है, यानी जो धर्म का क्षेत्र है, विश्वास का क्षेत्र है, वहाँ पर सरकार का, मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते। लॉक की तरह, हॉब्स की तरह लॉक भी मानता है कि जो विश्वास है, यानी जो बिलीफ है, वो हमारे अंतर जगत की चीज़ है,
और उस अंतर जगत में राज्य या समाज या कोई अन्य पहुंच नहीं सकता। तो इस तरह से हमारे विश्वास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई बल प्रयोग करके, कोई प्रताड़ित करके हमको अपना विश्वास बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो उसका ये प्रयत्न सफल होने वाला नहीं, क्योंकि जो फेथ है वो एक इनर बिलीफ की चीज़ है, और इनर बिलीफ पर किसी राजसत्ता की या किसी अन्य का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, कोई उसका प्रभाव दबाव नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कहता है कि जो चर्च जो है वो वहाँ पर हमको उपदेश देकर हमारे विश्वास को सही दिशा में ले जा सकता है, लेकिन उसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं हो सकती। तो एक तो वो ये कहता है कि जो विश्वास का क्षेत्र है, जो बिलीफ का स्फीयर है, वहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती, वहाँ पर कोई कंपल्शन, कोई फोर्स, कोई पनिशमेंट काम नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे कि वो कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को उसके विश्वास के कारण दंडित भी करें तो आप केवल उसको बाह्य रूप से दंडित कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इस बाह्य रूप से दंडित करने से उसके विश्वास का परिवर्तन हो जाए, उसके विचार का परिवर्तन हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं। तो इसलिए वो ये कहता है कि पहली बात तो वो ये कहता है कि जो फेथ है, जो बिलीफ है, वहाँ पर किसी तरह की दंड शक्ति का या किसी तरह के जोर ज़बरदस्ती का प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार की बात हॉब्स ने भी कही है, हम लोग इसको हॉब्स के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। तो एक तो लॉक उसको दोहराता है और कहता है कि सरकार का जो कार्य क्षेत्र है वो केवल हमारे बाह्य आचरण तक सीमित है, हमारे आंतरिक जगत तक सरकार या कोई दूसरा समाज का वर्ग या कोई दूसरा संप्रदाय हमारे आंतरिक जगत तक नहीं पहुंच सकता, वो उसको प्रभावित नहीं कर सकता। वो मेरा अपना निर्णय है, मेरा अपना अंतःकरण है, वहाँ पर किसी का कोई प्रभाव या दबाव काम नहीं करता। दूसरी चीज़ वो कहता है कि विचारों की अभिव्यक्ति, अब दूसरी बात एक तो यह है कि किसी विश्वास को मानना, और दूसरा यह है कि जिस मान्यता को हम मानते हैं, जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारा फेथ है, जो हमारे रिलीजियस कन्विक्शंस हैं, तो उनको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं अपने आचरण के द्वारा या अपनी वाणी के द्वारा, तो क्या उसके ऊपर राज्य कोई कार्यवाही कर सकता है? हॉब्स ने भी ये प्रश्न उठाया है, और हॉब्स कहता है कि हाँ, जब कोई विश्वास आपके इनर वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, व्यक्त हो जाता है, चाहे आपकी वाणी के द्वारा, चाहे आपके आचरण के द्वारा, उस विश्वास को प्रतिबंधित करने का या उस विश्वास का दमन करने का अधिकार फिर सरकार को हो जाता है। यानी जब कोई इनर बिलीफ आउटवर्ड एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो हॉब्स कहता है कि वहाँ पर सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। लेकिन लॉक ऐसा नहीं मानता। लॉक कहता है कि अगर कोई आंतरिक विश्वास जो है वो बाह्य आचरण में भी प्रकट होता है, और जाहिर है होगा ही होगा, क्योंकि जो भी हमारी मान्यताएं होती हैं वे हमारे आचरण में भी आएंगी, वे हमारी वाणी के माध्यम से भी प्रकट होंगी, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और उन सब चीज़ों का प्रकटीकरण तो किसी न किसी रूप में होगा ही। लेकिन सरकार उनके प्रकटीकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उनके एक्सप्रेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो हॉब्स से यहाँ पर उसकी मान्यता भिन्न प्रकार की है। हॉब्स तो कहता है कि जैसे ही कोई फेथ या कोई बिलीफ एक्सप्रेस हुआ तो फिर वो आउटवर्ड एक्शन में तब्दील हो गया, और फिर वहाँ पर सिविल गवर्नमेंट को उसको सप्रेस करने का या उसको
दंडित करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन लॉक कहता है कि नहीं, कोई भी बिलीफ, कोई भी फेथ जब आउटवर्ड एक्शन में एक्सप्रेस होता है, और वो होगा ही होगा क्योंकि हम समाज में रहते हैं और अपने विश्वास के आधार पर, अपने फेथ के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो इसलिए सरकार को उस पर भी कोई नियंत्रण करने का या उसका भी दमन करने का या ऐसे लोगों को उत्पीड़ित करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से वो ये मानता है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इनर बिलीफ है वो भी सरकार के नियंत्रण से या समाज के नियंत्रण से या किसी अन्य संप्रदाय के नियंत्रण से या दमन से स्वतंत्र होना चाहिए। ये भी एक दूसरा पक्ष है। तीसरी बात वो कहता है कि स्टेट और सिविल गवर्नमेंट और चर्च का एक डिफरेंस वो बताता है। वो कहता है कि चर्च तो एक वॉलंटरी सोसाइटी होती है, एक स्वैच्छिक संगठन है कि जो लोग ईसा में विश्वास रखते हैं, ईसा के चलाए गए सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, तो चर्च में लोग जब आते हैं तो स्वेच्छा से आते हैं, इसलिए वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। अगर लोग ईसा को मानते हैं या ईसाइयत को मानते हैं तो ये एक स्वेच्छा का प्रश्न है, एक वॉलंटरी डिसीजन उनका है। इसलिए चर्च एक वॉलंटरी एसोसिएशन है और स्वयं चर्च को भी अपने नागरिक, अपने सदस्यों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। यानी चर्च भी किसी को परसिक्यूट नहीं कर सकता उसके विचारों के कारण, उसका दमन नहीं कर सकता, जो कि मध्य युग में काफ़ी प्रचलन में था और उसके बाद भी ये काफ़ी प्रचलन में रहा कि जिनको कि हम लोग हेरेटिक्स कहते थे या हेटेरोडॉक्स कहते थे, कि जो चर्च से भिन्न मत रखते थे, जो ईसाई होते हुए भी उनका चर्च दमन उत्पीड़न करता था। लॉक कहता है कि चर्च को ऐसा करने का अधिकार नहीं। चर्च ज़्यादा से ज़्यादा किसी व्यक्ति को एक्सकम्युनिकेट कर सकता है, यानी वो कम्युनिटी से, धर्म से बहिष्कृत कर सकता है बस, लेकिन कोई फिजिकल पनिशमेंट देने का अधिकार चर्च को नहीं है। न तो चर्च स्वयं दे सकता है, ना वो राज्य से कह सकता है कि इन लोगों को कोई शारीरिक दंड दीजिए या इनको कोई शारीरिक प्रताड़ना दीजिए, क्योंकि चर्च का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन का है और इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार के बल प्रयोग की या किसी भी प्रकार के जोर ज़बरदस्ती की अनुमति नहीं दी जा सकती। लोग अगर चर्च के अंदर भी कोई भिन्न धार्मिक मान्यता रखते हैं या कोई भिन्न प्रकार का विश्वास भी रखते हैं तो अधिक से अधिक उनको बहिष्कृत किया जा सकता है धर्म से, लेकिन उनके विरुद्ध किसी शारीरिक या भौतिक दंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये भी वो कहता है। और जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो दंड शक्ति का प्रयोग करती है। हमारे जीवन के जो तमाम दूसरे पक्ष हैं वहाँ पर अगर हम विधि का पालन नहीं करेंगे या व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो वहाँ पर हमें दंडित किया जा सकता है। तो इसलिए जो सिविल गवर्नमेंट है उसका जो कैरेक्टर है वो तो ये है कि वहाँ पर तो फोर्स और पनिशमेंट की गुंजाइश है कि जो भी नियम कानून हैं उनका पालन ना करने वालों को दंडित किया जाएगा। लेकिन चर्च जो कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, एक वॉलंटरी कम्युनिटी है, वहाँ पर किसी प्रकार के कॉर्पोरियल पनिशमेंट की या फिज़िकल पनिशमेंट की या उत्पीड़न की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा लॉक का मानना है। तो इस प्रकार से वो मानता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक विश्वासों के कारण प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, बल्कि हमको विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि विचारों, धार्मिक विश्वासों की भिन्नता संभव है। व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार जीने का अधिकार है और उस पर किसी संप्रदाय विशेष को या धर्म विशेष को किसी पर आरोपित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए धर्म के क्षेत्र में वो टॉलरेंस का प्रिंसिपल प्रतिपादित करता है। लेकिन ये टॉलरेंस लिमिटेड है, सीमित है। आजकल भी हम लोग सहिष्णुता का
जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि वो भी एक महत्वपूर्ण विचार है हमारे आधुनिक समाजों का भी। और आजकल जो टॉलरेंस है वो एक प्रकार से अनलिमिटेड है। किसी भी प्रकार के विचार को मानने या किसी भी प्रकार के विश्वास को मानने या ना मानने का अधिकार व्यक्ति के पास है। लेकिन लॉक ने जिस टॉलरेंस का प्रतिपादन किया है वो एक प्रकार से एक सीमित सहिष्णुता का पक्षधर है। यानी वो सहिष्णुता को निर्बंध नहीं मानता कि हर परिस्थिति में सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, हर विचार को, हर विश्वास को आपको स्वीकार करना चाहिए, हर विचार विश्वास के प्रति सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। लॉक इस बात को नहीं मानता। शायद 17वीं शताब्दी की परिस्थितियों में ये संभव भी नहीं था। तो इसलिए उसने सहिष्णुता के सिद्धांत का तो प्रतिपादन किया है, लेकिन सहिष्णुता की सीमाएं भी बताई हैं, उसकी लिमिटेशंस भी बताई हैं कि किन चीज़ों को या किन लोगों को टॉलरेट नहीं किया जा सकता किसी भी दशा में। तो उसने लिमिटेशंस भी बताई हैं टॉलरेंस की। पहली बात तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे विचार या विश्वास को प्रकट करता है जो कि राजनीतिक समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं या जो समाज के नैतिक मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध होते हैं, तो ऐसे विचार या विश्वास को प्रकट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। पहली लिमिटेशन तो ये है कि कोई भी बिलीफ जिसको प्रकट करने पर, जिसको एक्सप्रेस करने पर जो सोशल प्रिजर्वेशन है वो इंडेंजर होता है, या जो मॉरल कोड है समाज का वो इंडेंजर होता है, उसके लिए खतरा पैदा होता है, तो ऐसे किसी विश्वास या विचार को प्रकट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। पहला तो प्रतिबंध ये, expression of opinions contrary to the moral rules or preservation of civil society cannot be tolerated। पहली बात तो ये कहता है। दूसरा वो कहता है कि जो रोमन कैथोलिक्स हैं, ईसाइयों का जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है ईसाई धर्म का, कि जो रोमन कैथोलिक्स हैं उनके प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई जा सकती। यानी सहिष्णुता के सिद्धांत के वे भी अपवाद हैं, तो रोमन कैथोलिक्स को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। उसका कारण भी उसने बताया है कि जो रोमन कैथोलिक्स होते हैं उनकी निष्ठा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होती है, ऐसा उसका मानना है। यानी वे अपने देश में रहते हुए भी पोप के प्रति, जो कि कहीं दूसरा राज्य है या दूसरी जगह से वो संचालित होता है, तो वे अपने देश से ज़्यादा निष्ठावान पोप के प्रति या कैथोलिक चर्च के प्रति होते हैं। तो इसलिए उनकी निष्ठा भी अपने देश के प्रति संदेहास्पद हो जाती है, और इसलिए वे भी, रोमन कैथोलिक्स भी, जो कि एक प्रोटेस्टेंट देश में जो रोमन कैथोलिक्स रहेंगे, उनकी निष्ठा, उनकी देशभक्ति हमेशा संदिग्ध रहेगी, और इसलिए एक रोमन कैथोलिक्स को भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड, आप जानते हैं कि इंग्लैंड तो एंग्लिकन चर्च को मानने वाला देश था, यानी एक प्रोटेस्टेंट देश था। तो उसका कहना है कि एक प्रोटेस्टेंट देश में जो कैथोलिक्स रहते हैं उनकी निष्ठा संदिग्ध होती है, क्योंकि वो पोप के प्रति, जो रोम का पोप होता है, उसके प्रति ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। यानी उनकी जो लॉयल्टी होती है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होती है, इसलिए उनके प्रति भी सहिष्णुता का भाव रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दे कैन नॉट बी टॉलरेटेड। और तीसरा, एथीस्ट, जो नास्तिक लोग होते हैं, और इसके लिए उसने तर्क ये दिया है कि नास्तिक तो ईश्वर को ही नहीं मानता, जबकि जो समाज की व्यवस्था है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि हम समाज के एक अंग हैं, सदस्य हैं, और इस समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका बेसिस ट्रस्ट है,
प्रॉमिसेस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ये होती हैं। अगर ये ना हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा चल नहीं सकता। लेकिन जो एथीस्ट होता है, जो नास्तिक व्यक्ति होता है, क्योंकि वो ईश्वर में ही विश्वास नहीं रखता, ही हैज़ नो ट्रस्ट इन गॉड, तो इसलिए वो और दूसरे प्रकार के जो रिश्ते हैं उनको भी कभी ठीक से निभा नहीं सकता। जब वो ईश्वर के प्रति अपने दायित्व को नहीं मानता या ईश्वर की सत्ता को ही वो स्वीकार नहीं करता, तो फिर वो दूसरे दायित्वों को, राजनीतिक दायित्वों को या सामाजिक दायित्वों को कैसे स्वीकार कर पाएगा। इसलिए वो कहता है कि जो लोग ईश्वर में अविश्वास रखते हैं वे वस्तुतः बिल्कुल विश्वसनीय नहीं होते। वे जीवन में किसी विश्वास का ठीक से निर्वहन नहीं कर सकते, किसी दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर सकते। टेकिंग अवे ऑफ गॉड डिसॉल्व्स ऑल, कि जब ईश्वर के ही हम नहीं हुए तो फिर हम किसके होंगे, ये उसका तर्क। टेकिंग अवे ऑफ गॉड डिसॉल्व्स ऑल। तो इस आधार पर वो कहता है कि एक अच्छे राज्य में, एक अच्छे नागरिक समाज में एथीस्ट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, नास्तिकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, उनको उनके प्रति भी सहिष्णुता का पालन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से उसने अपने सहिष्णुता सिद्धांत के ये एक्सेप्शंस बताए हैं, ये अपवाद बताए हैं। निष्कर्ष ये है कि वो टॉलरेंस का पक्षधर है, लेकिन उसका जो टॉलरेंस है वो लिमिटेड है, सीमित है। आजकल के युग में यद्यपि आजकल भी हम टॉलरेंस की कुछ सीमाएं मानते हैं, लेकिन वो सीमाएं उस प्रकार की नहीं हैं जैसा कि लॉक ने प्रतिपादित किया है। तो ये सब लॉक के मुख्य राजनीतिक विचार हैं। अब इसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो उसकी समीक्षा का पक्ष है। और लॉक 7वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण विचारक है। उसका राजनीतिक दर्शन पर और राजनीतिक घटनाओं पर, दोनों पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। न केवल अपने समय की बल्कि भावी जो राजनीति थी या जो भावी राजनीतिक दर्शन था उसको भी उसने गहराई से प्रभावित किया। लेकिन फिर भी उसके चिंतन में जो विसंगतियां हैं, जो तार्किक समस्याएं हैं, जिनको सेबाइन कहते हैं, जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बड़ी जटिल हैं। सेबाइन कहते हैं कि ऐसे तो देखने में, ऊपर से देखने में उसका दर्शन बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें और पढ़ें तो उसमें बहुत सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो कि उसके चिंतन को, उसके दर्शन को दोषपूर्ण बना देती हैं। कुछ एक चीज़ों का उल्लेख हम यहाँ पर कर सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो ये है कि जो उसका दार्शनिक सिद्धांत है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो एक एम्पिरिसिस्ट है, अनुभववादी है। वो ये मानता है कि जो कुछ भी विचार होते हैं, जो कुछ भी आइडियाज़ होते हैं, वो अनुभव से हमें प्राप्त होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है वो एक स्लेट, एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, और उसके बाद इस संसार में आने के बाद विभिन्न प्रकार के अनुभवों के द्वारा धीरे धीरे वो हमारा मस्तिष्क विचारों से युक्त होता है, और फिर हमारा सोचना प्रारंभ होता है, तर्क करना प्रारंभ होता है, या जीवन के दूसरे कार्य उसके बाद प्रारंभ होते हैं। तो ये जो उसका एम्पिरिसिज्म है, पहली बात तो यह है कि अपने में ही ये एम्पिरिसिज्म जो है वो बहुत ही दोषपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि हम लोग सब भली प्रकार से जानते हैं कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की जन्मजात क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी क्षमताएं, सारी शक्तियां वे इस संसार में आने के बाद ही अर्जित करते हैं, अनुभव के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। ऐसा नहीं है, बल्कि जब हम जन्म लेते हैं तब भी हमारे पास शक्तियों का, क्षमताओं का
एक अच्छा खासा भंडार होता है जो कि अभी अनफोल्ड नहीं होता, अभी प्रकट नहीं होता तुरंत, वो तो समय के साथ प्रकट होता है। जैसे भी किसी भी बीज में एक वृक्ष छुपा होता है, और वो वृक्ष बरगद है कि पीपल है या क्या है, ये समय के साथ पता चलता है। शुरू में तो बीज जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल सा लगता है, लेकिन वस्तुतः उसी बीज में वो विशालकाय वृक्ष विद्यमान है, पहले से विद्यमान है। तो इसी प्रकार से मनुष्य एक जब जन्म लेता है तब बहुत सारी शक्तियों और क्षमताओं के साथ वो जन्म लेता है, जो कि समय के साथ प्रकट होती हैं। इसलिए ये कहना कि जब हम जन्म लेते हैं तब हम बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह होते हैं, और बाद में जो कुछ भी हमारी शक्तियाँ, क्षमताएं या जो कुछ भी होता है वो सब अनुभव से प्राप्त होता है, तो ये तो इस तरह का ये जो एम्पिरिसिज्म है वो तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ सिंपल आइडियाज़ होते हैं, वो सिंपल आइडियाज़ जो है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ की तरफ हमें ले जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम एक विचार करने की शक्ति अर्जित करते हैं, कार्य करने की शक्ति अर्जित करते हैं। तो ये लॉक की ये जो मान्यताएं हैं, ये अनुभववादी सिद्धांत में एक सामान्य दोष है, और लॉक का चिंतन भी इससे ग्रस्त है। इसको तो स्वीकार कर पाना अपने आप में ही मुश्किल है, लेकिन साथ साथ दूसरी लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं उसके इस अनुभववाद में, कि एक तरफ तो वो कहता है कि जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हम बनते हैं, वो इस संसार में आने के बाद हुए अनुभव के आधार पर बनते हैं। यानी कोई भी चीज़ इन्नेट नहीं होती है, जन्मजात नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ कम से कम उसके राजनीतिक विचारों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो दो चीज़ें तो इन्नेट हैं जिनको वो स्वीकार करता है, जिनका उसके चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो ये है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो पहले से एक नेचुरल लॉ विद्यमान है, एक प्राकृतिक नियम विद्यमान है जो कि हमारा मार्गदर्शन करता है, जैसा कि वो बताता है, हर व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। और दूसरा, हमारे कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जो कि हमें जन्मजात रूप से बॉर्न होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं, जो कि हमको कोई समाज नहीं देता, कोई सरकार नहीं देती, जो कि हमको इन्नेट तरीके से प्राप्त होते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन लॉक में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि अगर कोई इन्नेट आइडियाज़ नहीं है और हर चीज़ एक्वायर्ड है एक्सपीरियंस से, तो फिर ये नेचुरल लॉ कहाँ से आया, या फिर ये नेचुरल राइट्स कहाँ से आए? क्योंकि नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स का सोर्स तो इन्नेट ही हो जाता है ना, पहले से विद्यमान है, पूर्व से विद्यमान है, हमको प्रकृति प्रदत्त हैं, हम उनके साथ जन्म लेते हैं प्राकृतिक अधिकारों के साथ। दीज आर बॉर्न राइट्स कि जिनके साथ हम जन्म लेते हैं, ये हमें कोई बाद में नहीं मिलते। तो अब ये समस्या है कि जो एम्पिरिसिज्म और रेशनलिज्म का जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है वो स्पष्ट तौर से सामने आ जाता है। तो एक तो समस्या यहाँ पर है लॉक के चिंतन में, उसके दार्शनिक सिद्धांत में। दूसरी बात है कि जैसे नेचुरल लॉ का जो उसका सिद्धांत है, और सेबाइन ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि उसने नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को, जिसकी एक बड़ी लॉफ्टी ट्रेडिशन थी, उसको बड़े चालाकी से डिस्टॉर्ट किया है, उसको विकृत किया है बड़ी चालाकी से, बहुत ही क्लेवरली। और दुर्भाग्य से वो जो उसने किया वो चीज़ आगे चलती गई। यानी लॉक ने वस्तुतः, सेबाइन कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ ट्रेडिशन है उसको डेलिबरेटली या अनजाने में, जो भी कारण हो, जानबूझकर या अनजाने में उसको मिस इंटरप्रेट किया। क्योंकि जिस नेचुरल लॉ ट्रेडिशन से हम लोग अवगत हैं और जो कि
प्राचीन काल से पश्चिमी जगत में विद्यमान रही है, पश्चिमी दर्शन में विद्यमान रही है। हेराक्लाइटस और रोमन राजनीतिक चिंतन और मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से होते हुए जो प्राप्त हुई, उस नेचुरल लॉ ट्रेडिशन में जो नेचुरल लॉ है वो कर्तव्यों का स्रोत माना गया है। नेचुरल लॉ इज प्रिस्क्रिप्टिव कि आपको क्या करना चाहिए। ये नेचुरल लॉ जो है वो मॉरल लॉ है, और इस अर्थ में वो एक रेशनल लॉ है कि वो हमारे सामने हमारे कर्तव्यों की व्यवस्था प्रस्तुत करता है, हमारे दायित्वों की व्यवस्था प्रस्तुत करता है कि ये करणीय है, ये अकरणीय है, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। ये नेचुरल लॉ ट्रेडिशन का मूल सिद्धांत रहा है। लेकिन जब हम लॉक में इसको पढ़ते हैं और जब जिस तरह से इसको लॉक ने प्रतिपादित किया, तो वहाँ तो नेचुरल लॉ राइट्स का सोर्स है, अधिकारों का स्रोत बन जाता है। यानी कर्तव्यों की वो पूरी या दायित्वों का जो पूरा भाव था, लॉक उसको एकदम से किनारे कर देता है और एक नया इंटरप्रिटेशन नेचुरल लॉ के सिद्धांत को देता है कि नेचुरल लॉ से हमें अपने नेचुरल राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। तो ये नेचुरल लॉ ट्रेडिशन का डिस्टॉर्शन है और लॉक इसका दोषी है कि उसने नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को रीइंटरप्रेट ही नहीं किया बल्कि मिस इंटरप्रेट किया। वो इसको कोई दूसरा नाम दे सकता था, लेकिन वैसा उसने नहीं किया। नाम वो नेचुरल लॉ ही रखता है, लेकिन उसके अर्थ को बदल देता है बड़े सटिल तरीके से, बड़े क्लेवर तरीके से। तो एक उसके प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत, प्राकृतिक नियम के सिद्धांत के साथ ये समस्या है। तीसरी बात यह है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया है, विभिन्न विद्वानों ने इस बात को कहा है कि यद्यपि लॉक ने अनुबंध के विचार का हॉब्स से बेहतर उपयोग किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जिस तरह के मनुष्य को लॉक ने माना है कि वो उसके अंदर सामाजिकता थी प्राकृतिक दशा में, वो लोग शांति सद्भाव से रहते थे, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति पारस्परिकता का भाव था। तो अगर इस प्रकार की प्राकृतिक दशा थी और इस प्रकार का मनुष्य था उस प्राकृतिक दशा का, तो उनके बीच अनुबंध अगर हुआ तो ये बहुत सही तरीका है, उनके बीच अनुबंध हो सकता है, बिल्कुल लॉजिकल है। हॉब्स के मनुष्य की जो स्थिति है या हॉब्स की जो प्राकृतिक दशा की जो स्थिति है, उसमें कैसे अनुबंध हो सकता है? ऐसे मनुष्यों के बीच जिनमें आपस में विश्वास ही एक दूसरे पर नहीं है, जहाँ सभी एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, वहाँ पर कैसे अनुबंध हो सकता है? लेकिन हाँ, लॉक ने जिस रूप में चित्रण किया है वहाँ अनुबंध हो सकता है, लॉजिकल है। तो इसलिए विद्वानों का मानना है कि यद्यपि उसने कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया का हॉब्स से काफ़ी बेहतर उपयोग किया है या सही उपयोग किया है, लेकिन फिर भी उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म है उसमें कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे सवाल ज़रूर उठते हैं जिनका जवाब वो नहीं दे पाया या जिसके जवाब उसके चिंतन में प्राप्त नहीं होते। 7वीं शताब्दी में अनुबंध का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था, लेकिन व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, जब राजनीतिक क्षेत्र में आप इस सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं और जब आप कहते हैं कि नहीं, राज्य का निर्माण भी अनुबंध से हुआ है, तो कम से कम मानव जाति के इतिहास से आपको कुछ प्रमाण देने चाहिए थे कि देखिए फला देश में इस प्रकार से हुआ, यहाँ इस दौर में ऐसा हुआ, फला शताब्दी में ऐसा हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा हुआ या उसके पहले ऐसा हुआ। ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं और हॉब्स भी नहीं दे पाता है। तो एक तो जो अनुबंध सिद्धांत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये अनुबंध सिद्धांत केवल एक हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट है,
इसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। और लॉक भी इसका शिकार है कि वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म का कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं बता पाता, कोई ऐतिहासिक आधार नहीं बता पाता। फिर उसने एक और बात कही, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आप किसी समाज, राजनीतिक समाज में रह रहे हैं और आपने अनुबंध किया, वो तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अगर उनके जो वो लोग राज्य में रह रही हैं तो ये माना जाए कि ये लोग भी अनुबंध को मानते हैं। इसको वो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट कहता है। लेकिन इस टेसिट कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये कैसे मान लिया जाए कि वो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अनुबंध से बंधी रहेंगी, क्योंकि ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट में होता नहीं। अगर पिता ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो वे पुत्र पर लागू नहीं होते। पुत्र की इच्छा पर है कि वो उनको आगे माने या ना माने, उनको डिसॉल्व भी कर सकता है। कोई भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। पहली एक समस्या तो ये है। लेकिन राज्य के संदर्भ में ये है कि मान लिया पूर्वजों ने कोई अनुबंध करके राज्य बनाया, तो आज हम अगर राज्य में रह रहे हैं तो माना जाए कि ठीक है, हमने भी अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध किया है या अनुबंध को मानते हैं। ये आप कैसे मान सकते हैं? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के द्वारा के ख़त्म होने पर, उनकी डेथ पर वो डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन तो स्टेट को अगर हमने बनाया है अनुबंध के द्वारा, तो उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो उस पीढ़ी पर तो लागू हो सकती हैं जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो सक्सीडिंग जनरेशन्स हैं, उनके ऊपर वो कैसे लागू हो सकती है? और उसको आप टेसिट कॉन्ट्रैक्ट अगर कहते हैं तो फिर उसमें समस्या ये है कि ठीक है, फिर वो जब वो जिसको कहते हैं बालिग हो जाएगा, बच्चा जब मैच्योर हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, तब वो क्या अपने निर्णय को बदल सकता है? मान लिया कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, तो क्या वो 18 साल पर या 21 साल पर ये तय करेगा कि अब ठीक हम भारत के नागरिक अब नहीं रहेंगे, अब अमेरिका के नागरिक होना चाहते? तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम भी है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि मैच्योरिटी पर आप अपना निर्णय स्वयं करेंगे। तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया है वो बहुत ही शेकी, बहुत ही कमज़ोर, ढीला ढाला सा हो जाता है। इसके आधार पर तो राज्य अगर चल नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों के विचार बदल जाते हैं। इसलिए वो आज अगर मान लिया किसी एक देश में हैं तो बालिग होने पर, वयस्क होने पर वो किसी दूसरे देश के नागरिक बनना स्वीकार कर लेंगे। ये सब जो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स हैं जिनकी ओर लॉक ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स तो हैं, ये तार्किक जटिलताएं तो हैं ही लॉक के चिंतन में। फिर उसका जो मेजॉरिटी रूल का जो सिद्धांत है उसकी काफ़ी आलोचना हुई है। लॉक ने ये कहा है कि अनुबंध तो सर्वसहमति से हुआ, लेकिन अनुबंध के बाद जो सरकार बनी उसका संचालन बहुमत के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि सर्वसहमति से सरकारें चलाना बहुत कठिन काम होता है, लगभग असंभव काम होता है। लिहाजा शासन संचालन का कार्य, राज्य के संचालन का कार्य बहुमत के सिद्धांत पर किया जाएगा। अब ये बहुमत से क्या आशय है? क्योंकि बहुमत, मेजॉरिटी कोई सेल्फ एक्सप्लेनिंग टर्म नहीं है। विद्वानों ने सवाल उठाया है कि भाई मेजॉरिटी से मतलब क्या होता है, कि फोर्स ऑफ मेजॉरिटी से मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल फोर्स से मतलब है, साइकोलॉजिकल फोर्स से मतलब है, न्यूमेरिकल फोर्स है, क्वालिटेटिव है,
यानी जो मेजॉरिटी है वो क्वांटिटेटिव, जैसा कि मार्सिलियो ने भी ये सवाल उठाया, उसने कहा कि केवल क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया नहीं हो सकता है मेजॉरिटी का, उसका क्वालिटेटिव क्राइटेरिया भी होता है। तो ऐसी स्थिति में मेजॉरिटी शब्द अपने आप में अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर देता है, बल्कि मेजॉरिटी को किस प्रकार से देखा जाए, किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाए, ये एक प्रश्न है कि बहुमत से क्या आशय है। 100 में 51 कह देने से काम नहीं चलता, पहली बात। दूसरी चीज़ यह है कि राज्य के संचालन में केवल बहुमत की इच्छा से कार्य होगा और इतने बड़े अल्पमत की आप उपेक्षा कर देंगे, माइनॉरिटी को की उपेक्षा करेंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में राज्य का संचालन संभव है? क्योंकि राज्य का सुचारू संचालन या राज्य में सुव्यवस्था तो सभी के सहयोग पर निर्भर करती है। केवल मेजॉरिटी, क्या मेजॉरिटी अपने ओपिनियन को फोर्स कर सकती है या करना चाहिए माइनॉरिटी पर? क्या जो बहुसंख्या है उसको ये अधिकार कहाँ से मिल गया कि वो अपने विचार को अल्पसंख्या पर आरोपित करे? ना ये उचित है, ना ये वांछनीय है, और ना ये संभव है। तो इसलिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी का क्या रिलेशन है, ये भी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। बहुमत अल्पमत का क्या संबंध है? राज्य के संचालन में बहुमत की क्या भूमिका होती है, अल्पमत की क्या भूमिका होती है? कैसे राज्य के संचालन में दोनों का सहयोग अपेक्षित है, दोनों का सहयोग वांछनीय है? ये सब प्रश्न हैं जिन पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। वो कोई इतना कह देने से काम नहीं चलता है कि जिधर बहुमत राज्य को ले जाएगा राज्य उधर जाएगा और वो सब ठीक से चलता रहेगा, ऐसा माना नहीं जा सकता। ये कोई सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल नहीं है कि अगर बॉडी पॉलिटिक जो है वो उस दिशा में जा रही है जिधर मेजॉरिटी उसको ले जा रही है तो वो सही दिशा में ही जाएगी, ये कोई आवश्यक नहीं। क्योंकि इसमें तीसरी बात यह है कि मेजॉरिटीज़ भी हाईली मिस्टेकन, बड़ी बड़ी गलतियां करती है, और इतिहास में इसके बहुत सारे प्रमाण कि जब बहुमत गलत होता है और अल्पमत सही होता है। इस तरह के तमाम हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशंस हैं कि बहुमत गलत होता है और अल्पमत सही होता है। और इसका तो सबसे अच्छा वर्णन लिबर्टी नाम की अपनी पुस्तक में J.S. मिल ने किया, टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी भी टिरेनस हो सकती है, निरंकुश हो सकती है, अत्याचारी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मेजॉरिटी, बहुसंख्यक वर्ग गलत भी हो सकता है, गलती भी कर सकता है। और इतिहास में आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ तो जो डेमोक्रेटिक थियरी है जो कि 20वीं शताब्दी में आई, जिसको एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र का विजनवादी सिद्धांत, जिसमें मॉस्का और पेरेटो वगैरह ये सब विचारक हुए, इन्होंने तो कहा है कि समाज का संचालन बहुसंख्या नहीं अल्पसंख्या करती है। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, अल्पतंत्र का लौह नियम, कि समाज को अल्प संख्या थोड़े से लोग चलाते हैं, संचालित करते हैं। बहुमत तो केवल फॉलो करता है, बहुमत कभी लीड नहीं कर सकता। लीड हमेशा थोड़े से लोग समाज को करेंगे। तो ये जो एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी इसको रिजेक्ट कर देती है कि जो पॉलिटी है वो पॉलिटी की लीडरशिप हमेशा मेजॉरिटी के हाथ में नहीं होगी, हमेशा थोड़े से माइनॉरिटी के हाथ में होगी। और ये लौह नियम है, वो कहता है कि कोई भी शासन प्रणाली हो वहाँ पर जो वास्तव में शासन करने वाले लोग थोड़े से होंगे। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। तो इस आधार पर जो उसने बहुमत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिसको हम सीधे साधे तरीके से समझते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं, तो वो मेजॉरिटी को का डिटर्मिनेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, बड़ा जटिल कार्य है, वो कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन लॉक ने इन सब प्रश्नों का कोई समुचित समाधान नहीं किया है।
इनका कोई समुचित उत्तर नहीं दिया है, ये भी उसके चिंतन में एक दोष है। और फिर उसका जो संपत्ति का सिद्धांत है, संपत्ति के सिद्धांत के जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो उसके कैपिटलिस्ट इम्प्लीकेशंस हैं, जो उसके पूंजीवादी निहितार्थ हैं, उनकी ओर मैंने संकेत किया था कि जो लॉक का संपत्ति सिद्धांत है, एक और कई विद्वानों ने, जैसे कि जॉन डन ने कहा है कि एक्चुअली उसका जो संपत्ति सिद्धांत है वो मेटेरियलिज्म का, कंज्यूमरिज्म का सोर्स बन जाता है, क्योंकि लॉक केवल उसी चीज़ को संपत्ति कहता है जो कि व्यक्ति अपने श्रम से अर्जित करे, और संपत्ति से उसका आशय मटेरियल पोजीशन से है। यानी जो लॉक का फोकस है वो राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि बस आपके पास मटेरियल पोजीशंस हैं तो आप सुखी हैं, आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये जो ध्वनि निकलती है लॉक के चिंतन से, उसने वो ये नहीं देख पाया कि ये जो लेबर जिस वैल्यू को क्रिएट करता है, उसके अलावा भी जीवन में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, और वो भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक होती हैं, या हमारे जीवन के आनंद को बढ़ाने में उनकी भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। ये वो नहीं देख पाया। उसने जो वैल्यू शब्द है उसको एक केवल इकोनॉमिक टर्म मान लिया, जबकि हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि वैल्यू एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड मीनिंग रखने वाला, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग्स रखने वाला शब्द है। लेकिन अगर हमारा फोकस केवल उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर रहेगा तो इस प्रकार के संपत्ति के अधिकार की परिणति एक भौतिकवादी, उपभोगवादी समाज की स्थापना में होगी, जो कि हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैकफर्सन वगैरह मानते हैं कि वो पॉजिटिव इंडिविजुअल का दार्शनिक है, वो बोर्जुआ सोसाइटी का दार्शनिक है। वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की मान्यताएं होती हैं, लॉक के चिंतन में हमको उनका पूर्वाभास या उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो एक तो समस्या यहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि लॉक ने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि जो पहली स्टेज थी प्राकृतिक दशा की, कि जब बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय की प्रणाली थी और सब चीज़ें ठीक से चल रही थीं, व्यक्तिगत संपत्ति थी, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति अपनी सीमाओं में रह रही थी, जिसके कारण सामाजिक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता रहता था। कभी व्यक्तिगत संपत्ति का अवांछनीय या अनुचित संग्रह नहीं हो पाता था बार्टर सिस्टम में। तो जब ये व्यवस्था चल रही थी और ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, तो मनी इकोनॉमी की स्टेज पर जाने की क्या आवश्यकता थी, क्या मजबूरी थी जो व्यक्ति ने मुद्रा विनिमय की प्रणाली को स्वीकार किया? इसका वो कोई कारण नहीं बता पाता, केवल ये कहता है कि ये ट्रांजिशन हुआ और इस ट्रांजिशन से, इस परिवर्तन से तमाम समस्याएं पैदा हो गई। लेकिन ये ट्रांजिशन क्यों हुआ? क्या इसके कंपल्शंस थे? क्या इसकी ज़रूरत थी? इस विषय पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए था, और इस पक्ष को लॉक ने एड्रेस नहीं किया है जैसा कि उसको करना चाहिए था। दूसरी बात ये है। तीसरी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, वो प्रॉपर्टी का अधिकार की जो, जिसको कहते हैं दुधारी तलवार है, कि उसके जो प्रॉपर्टी का जो सिद्धांत है उसका कैपिटलिस्ट इंटरप्रिटेशन भी हुआ है और उसका मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन भी हुआ है। मार्क्स ने भी लॉक के संपत्ति सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं, और जो पूंजीवादी विचारक हैं जैसे कि एडम स्मिथ वगैरह, ये भी लॉक के संपत्ति सिद्धांत से पूंजीवादी निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसलिए लॉक के संपत्ति सिद्धांत में
एक इनहेरेंट एम्बिग्विटी है कि इसके कॉन्ट्रेरी इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, परस्पर विरोधी इसकी व्याख्याएं हुई हैं, और ये भी एक दोष है उसके संपत्ति सिद्धांत का। तो ये मुख्य समस्याएं हैं जो कि लॉक के राजनीतिक चिंतन में हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसके महत्व के ऊपर अगर हम विचार करें तो कई दृष्टियों से उसके राजनीतिक चिंतन का बहुत महत्व है। तो महत्व की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो लॉक के राजनीतिक चिंतन का अनेक दृष्टियों से महत्व है। सबसे पहला तो विद्वानों का विचार है कि वो ज्ञानोदय का अग्रज है। जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट आई 18वीं शताब्दी में, उस ज्ञानोदय काल की जो मुख्य मान्यताएं थीं उनका वो प्रिकर्सर है, उनको वो फोर शैडो करता है। वो मान्यताएं हमको लॉक में उसके बीज कहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे ज्ञानोदय काल में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती थी, जिसको एक सिद्धांत था, इमेंसिपेटिंग पावर ऑफ ह्यूमन रीजन। मानवीय बुद्धि इमेंसिपेटरी है, हमको अनेक अंधविश्वासों से, हमको अनेक सड़ी गली मान्यताओं से, हमें अतीत के मोह से मुक्त कर सकती है। तो मानवीय बुद्धि की ये जो मुक्तिदायिनी क्षमताएं हैं, जो कि 18वीं शताब्दी में जो बहुत चर्चित रहीं, प्रशंसित रहीं, तो लॉक में हमें इसी प्रकार के रेशनलिज्म के कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं। या एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने मध्य युग को किस तरह से अस्वीकृत किया, तिरस्कृत किया, तो लॉक भी उस मेडिवलिज्म से मुक्त होता हुआ दिखाई देता है, या मुक्त होने का आह्वान करता हुआ दिखाई देता है। तो एक तो लॉक में जो एक ह्यूमन रीज़न की इमेंसिपेटिंग जो पावर्स हैं उनके प्रति जो आग्रह दिखाई पड़ता है, उसने 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों को बहुत प्रभावित किया। तो इस अर्थ में वो इनलाइटनमेंट का प्रिकर्सर है, प्रबोध काल का वो अग्रज माना जा सकता है। और इसी आप जानते हैं कि इसी बुद्धि की शक्तियों से विज्ञान का उदय हुआ, और 18वीं शताब्दी में साइंस और साइंटिफिक मेथड, ये इनकी बड़ी प्रशंसा की गई। तो ये सब चीज़ें उसी को प्रतिबिंबित करती। दूसरा, उसने जो नेचर में एक बैलेंस और एक हार्मनी देखी लॉक ने, और इसलिए उसने प्राकृतिक दशा का जो चित्रण किया कि बड़ा शांति थी, सद्भाव थी, संतुलन था, सामंजस्य था, वो एक प्रकार से आगे के दार्शनिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। और फिर हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के दार्शनिक भी इसी बैलेंस को, इसी हार्मनी को को राज्य में स्थापित करना चाहते हैं, या विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों से, संघर्षों से समाजों को मुक्त करना चाहते हैं। तो ये जो नेचर को एक प्रकार से ईश्वरीय स्वरूप में देखना, या ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मानना, और उससे संतुलन और सद्भाव के विचारों को डिराइव करना, ग्रहण करना, ये जो चीज़ लॉक ने प्रतिपादित की, इसका भी आगे चल के चिंतन के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। ख़ास तौर से इसमें विद्वानों का विचार है कि जो अलेक्जेंडर पोप, जो कि अंग्रेज़ी के बहुत बड़े कवि और साहित्यकार हुए, उनका जो एसे ऑन मैन है, उस पर हमें लॉक के इस दृष्टिकोण का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता। फिर वो जो आधुनिक लोकतंत्र है, इसकी जो मूलभूत मान्यताएं हैं, उनका भी वो जनक माना जाता है।
जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि शासन का विचार लॉक का विचार, क्योंकि उसने जो असेंबली को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, विधायिका को, कि जनता अपने प्रतिनिधि चुने और वो प्रतिनिधियों से चुनी गई जो संसद है, जो विधायिका है, वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति बने। तो ये जो प्रतिनिधि शासन का विचार है, लॉक उसका भी उद्घाटन करता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। यद्यपि इसके पहले मार्सिलियो ने भी रिप्रेजेंटेशन के विचार को बहुत महत्व दिया था। तो एक तो ये है कि डेमोक्रेसी को, जो कि और आजकल हम जानते हैं कि अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं बल्कि प्रतिनिधि लोकतंत्र ही संसार में हमें प्राप्त होता है। तो एक तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का विचार है वो लॉक की देन है आधुनिक काल को। दूसरा जो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की मान्यता है और जिसके लिए विल्मोर कैंडल ने एक किताबें लिखी है, लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ द मेजॉरिटी रूल, तो ये भी एक लॉक का विशिष्ट योगदान है कि उसने बताया कि जिस प्रकार के अब प्रतिनिधि लोकतंत्र में या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम लोग रहेंगे, उसका संचालन हमें बहुमत के आधार पर ही करना पड़ेगा। तो ये जो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी का विचार आया, ये भी लॉक का एक अनुदाय है, उसकी एक देन है। फिर उसने जो सेपरेशन ऑफ पावर्स या डिवीज़न ऑफ पावर्स के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया कि किस तरह से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक सेपरेशन, एक डिवीज़न होना चाहिए फंक्शंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इसका उसने प्रतिपादन किया। आगे चल के मॉन्टेस्क्यू वगैरह के द्वारा इसी को सेपरेशन ऑफ पावर का एक व्यापक सिद्धांत बनाया गया। तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर्स या सेपरेशन ऑफ पावर्स का विचार है, जो कि आधुनिक लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, वो भी हमें लॉक में ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो की प्रिंसिपल्स हैं, जो केंद्रीय विचार हैं, उनमें से कई केंद्रीय विचार हमें जॉन लॉक के चिंतन में प्राप्त होते हैं। और न केवल ये प्राप्त होते हैं बल्कि इनका आधुनिक संविधानों की संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से अमेरिका के संविधान की संरचना पर। इंग्लैंड में तो संवैधानिक विकास का कार्य इस दिशा में हुआ ही, क्योंकि वहाँ भी धीरे धीरे जो मोनार्किकल सिस्टम था वो धीरे धीरे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कैसे इवॉल्व करता है 1689 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, जिसका कि जस्टिफिकेशन लॉक ने दिया है। तो न केवल इंग्लैंड उस दिशा में आगे बढ़ा और वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के हाथ में धीरे धीरे शक्तियाँ चली गईं, बल्कि अमेरिका के संविधान निर्माता भी लॉक के राजनीतिक चिंतन से बहुत गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने भी जब अमेरिका के लिए एक संविधान की रचना की तो हर समय उनके सामने, जैसा कि उस समय के जो संविधान निर्माता थे जेफरसन वगैरह कहा ही करते थे कि लॉक की जो छवि थी, जो इमेज थी, वो निरंतर हमें प्रेरित करती रहती थी। तो इसलिए संविधानों की संरचना पर, राज्यों के संचालन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसका जो प्रॉपर्टी का सिद्धांत है, उसका भी आधुनिक आर्थिक चिंतन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। न केवल जो लोग पूंजीवादी दृष्टिकोण रखते हैं उन्होंने उससे प्रेरणा ली, बल्कि जो लोग समाजवादी या मार्क्सवादी दृष्टिकोण रखते हैं वे भी लॉक के संपत्ति सिद्धांत से ही प्रेरणा लेकर अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं। तो इसलिए उसका जो प्रॉपर्टी का सिद्धांत है, संपत्ति का सिद्धांत है, उसके कैपिटलिस्ट इंटरप्रिटेशंस भी हुए और उसके मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशंस भी हुए। वो दोनों का प्रेरणा स्रोत बना जो उसका लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की मान्यता है। उसने आधुनिक अर्थशास्त्र को, आधुनिक आर्थिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। और अंत में जैसा कि वाहन वगैरह ने कहा कि लॉक जो है वो एक बहुत ही
उग्र व्यक्तिवादी है ना। एवरीथिंग इन लॉक सिस्टम रिवॉल्व्स राउंड द इंडिविजुअल, everything is so disposed as to ensure the sovereignty of the individual, कि लॉक के चिंतन में सब कुछ व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। उसके चिंतन में हर चीज अंततः व्यक्ति की संप्रभुता को स्थापित करने की ओर जाती दिखाई पड़ती। तो ये जो व्यक्तिवादी जो सिद्धांत है, या जिसको दूसरे अर्थों में हम लोग उदारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इस व्यक्तिवादी उदारवाद की जो मूल प्रतिस्थापनाएं हैं वे सब हमें लॉक में प्राप्त होती हैं। इसलिए उसको आधुनिक उदारवाद का जनक भी माना जाता है। इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। कौन सी मान्यता है? जैसे कि एक मान्यता है कि जो व्यक्ति है वो राजनीतिक समाज का केंद्र होता है। इंडिविजुअल इज एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, और यही व्यक्ति राज्य की रचना भी करता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। यानी जो राज्य बना है वो हमारी रचना है, और अगर ऐसा है तो व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, क्योंकि ये राज्य हमने अपने कल्याण के लिए बनाया है। तो एक तो ये, दूसरा जो व्यक्ति के नेचुरल राइट्स, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो कि उसको जन्मजात रूप से प्राप्त हैं, जो उसको कोई राज्य या सरकार या कोई समाज नहीं देता, और इसलिए कोई राज्य या कोई समाज उन प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता, उनको समाप्त नहीं कर सकता। वो इतने सैक्रेड हैं, इतने पवित्र हैं। तो जैसे हम आज के दौर में ह्यूमन राइट्स का जो सिद्धांत देखते हैं जिस रूप में प्रतिपादित, कि उसकी अपनी पवित्रता है, उसकी अपनी महत्ता है, तो वो चीज़ हमें लॉक से प्रारंभ होती हुई दिखाई पड़ती है। तो व्यक्ति के इननेट इनएलिनेबल राइट्स की जो धारणा है वो भी लॉक प्रतिपादित करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह। तीसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति के अधिकारों की, स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ही सरकार होती है। तो सरकार अपने में एंड नहीं है, बल्कि सरकार मीन्स है प्रिजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का, इंडिविजुअल राइट्स का, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ का। तो गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रस्ट के रूप में हमें दिखाई पड़ती है, एक न्यास है। और वो जो सरकार है वो एक सीमित सरकार है। वो हाब्स की तरह निरंकुश नहीं है, सर्वसत्तावादी नहीं है, बल्कि वो एक सीमित है। उसका जो मैंडेट है वो एक लिमिटेड मैंडेट है, और इसलिए सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती। सरकार इन्हीं 3 अधिकारों की रक्षा करने के लिए, या प्राकृतिक दशा की जो 3 असुविधाएं थीं उनका निराकरण के लिए बनी। बस यही गवर्नमेंट्स का मैंडेट होता है। इसके बाहर जाकर उनको काम नहीं करना, क्योंकि अगर वो इसके बाहर जाके काम करेंगे तो उससे व्यक्ति की स्वायत्तता का, उसकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण होगा। तो ये जो एक लिमिटेड गवर्नमेंट का विचार है, जिससे कि अमेरिका के संविधान निर्माता बहुत प्रभावित थे, और इसलिए उन्होंने जो व्यवस्था अपने देश में स्थापित की थी और सरकार की शक्तियों को अनेक तरीकों से चेक और बैलेंस किया था, उसका उद्देश्य सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिविजुअल को ही प्रिजर्व और प्रमोट करना था। तो ये पक्ष भी हमें लॉक से प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है। और अंत में जैसा कि हम जानते हैं कि एक अंतिम अस्त्र के रूप में वो राज्य के विरोध के अधिकार का या क्रांति के अधिकार का प्रतिपादन करता है कि अगर राज्य अपनी सीमाओं का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे, अपनी सत्ता का अत्यधिक अतिक्रमण करे, और अगर वो हमारे अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए खतरा बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति में राइट ऑफ रेजिस्टेंस हर व्यक्ति को प्राप्त है, समुदाय को प्राप्त है कि वो राज्य का विरोध करे, और राज्य शक्ति का जो ऐसी आतताई राज्य शक्ति है उसका अंत करके एक अन्य सरकार की, एक अन्य व्यवस्था की स्थापना करे। और हम लोग जानते हैं कि ये जो राइट ऑफ रेजिस्टेंस है
इसका फ्रांस की क्रांति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और अमेरिकन रेवोल्यूशन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के जो प्रतिपादक थे वे भी लॉक से प्रेरणा लेते थे, और जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के यानी जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके जो प्रतिपादक और संचालक थे वे भी लॉक के दर्शन से बहुत प्रेरणा लेते थे। तो इस प्रकार से जॉन लॉक का जो चिंतन है वो व्यक्ति उसके केंद्र में है, व्यक्ति के अधिकार, उसकी स्वतंत्रताएं, और वो सरकार को एक सीमित दायरे में रखता है। इस दृष्टि से वो एक बहुत ही उग्र प्रकार का व्यक्तिवादी है, और जो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ये जो उदारवादी राजनीति प्रारंभ होती है उसका स्रोत हमें जॉन लॉक के विचारों में ही मुख्यतः प्राप्त होता है। इन सब बातों की चर्चा के बाद एक महत्वपूर्ण बात जॉन डन, जो कि बहुत बड़े हमारे दौर के राजनीतिक समीक्षक हुए और जिन्होंने लॉक के ऊपर एक पूरी पुस्तक, और जो कि बड़ी चर्चित पुस्तक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जॉन लॉक, तो जॉन डन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना है कि आम तौर से हम लोगों ने, जो समीक्षक हैं, उन्होंने लॉक को किसी ने लॉक को एक पूंजीवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक के रूप में देखा है, किसी को लॉक में समाजवादी विचारों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, किसी ने लॉक में संवैधानिक शासन के सिद्धांत को उभरते हुए देखा है। इस तरह से जो लॉक के विभिन्न व्याख्याकार हुए पिछले 100-200 वर्षों में, वो लॉक के इन विभिन्न पक्षों पर अपने को केंद्रित करते रहे हैं, और इसलिए जो लॉकियन स्कॉलर्स हैं उनके बीच ये सब बहस चलती रही है कि लॉक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का दार्शनिक है, कोई कहता है कि लॉक जो है वो कैपिटलिज्म का दार्शनिक है, कोई कहता है कि लॉक का चिंतन जो है वो सोशलिज्म की धारणा को बलवती बनाता है। ये सब इंटरप्रिटेशंस लॉक के होते रहे, लेकिन जॉन डन कहते हैं कि जो इसेंशियल चीज़ है लॉक की, उसको हम सब लोग मिस कर जाते हैं, उसको सब हम पकड़ नहीं पाते, और वो इसेंशियल चीज़ है कि लॉक इसेंशियली उसकी जो दृष्टि है वो थियोलॉजिकल है, यानी जो ईसाई धर्म दर्शन है उसका उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। कैल्विनिस्ट क्रिश्चियनिटी कि जॉन कैल्विन ने जो ईसाइयत की जो जिस व्याख्या को प्रवर्तित किया, लॉक उस कैल्विनिस्ट क्रिश्चियनिटी को की धारणाओं का प्रतिपादक है, और उसके सभी विचारों की पृष्ठभूमि में वही थियोलॉजिकल जो कन्विक्शंस हैं उसके, वो हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए जॉन डन ने कहा कि भाई ये सब इंटरप्रिटेशंस लॉक के किए जाते हैं, एक सीमा तक सही भी हैं, लेकिन इसेंशियली अगर हम लॉक को समझना चाहें तो वो उस मेडिवल क्रिश्चियनिटी का जो प्रभाव था वो चाहे प्रकट रूप से उसके ऊपर ना भी हो, लेकिन उसकी जो मानसिक संरचना थी उसके ऊपर वो सारे सूत्रों का कहीं ना कहीं प्रभाव था, और उन्हीं सूत्रों से प्रभावित होकर वो जो सिद्धांत प्रतिपादित करता है, इसलिए उसमें एक संतुलन है, एक सामंजस्य है, और एक जो कॉमन सेंस जो कि अंग्रेज़ों की एक विशेषता होती है, उस तरह की बात सामने निकल के आती है। तो इसलिए लॉक को हम अनेक दृष्टियों से लॉक की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन लॉक की जो विशिष्टता है वो ये कि वो ईसाइयत के प्रभाव में रहते हुए ही अपनी विभिन्न मान्यताओं का युगानुकूल प्रतिपादन करता है। ऐसा नहीं कि वो कोई मेडिवल ऑर्डर को वापस लाता है या वापस लाना चाहता है,
लेकिन यह है कि वो जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हैं वो हर समय उसको प्रेरित और प्रभावित करते रहते हैं, और वो अपने युग के कॉन्टेक्स्ट में तो बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रभाव, वो प्रेरणाएं भी उसके चिंतन में विद्यमान रहती हैं। इसलिए जॉन डन ने इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला है। तो इन सब दृष्टियों से जॉन लॉक के दर्शन का या उसके राजनीतिक दर्शन का महत्व है। अब आगे हम लोग मॉन्टेस्क्यू के विचारों का अध्ययन करें।